हेलो एवरीवन। तो एलिमिनेशन ट्रिक्स का क्या बेनिफिट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 रिव्यूज़ आपके लिए लगाया है। इसके अलावा कई रिव्यूज़ हमें अपने मैसेजिंग पे भी प्राप्त हुए हैं। अभी रिसेंट में जो एनटीपीसी यूजी का पेपर हुआ है उसके रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ। तो ये कमेंट्स दिखाने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझा सकूँ कि यार जितने ट्रिक्स के वीडियोस मैंने अभी आपको दे रखे हैं उतने भी काफ़ी हैं अगर आप उन्हें अच्छे से देखकर समझते हो। मैं बार बार कहता हूँ जितने वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में दिए हैं उसे सिर्फ 1 से 2 बार आपको देखना है ढंग से, अटेंशन के साथ, और पीवाई क्यूज में प्रैक्टिस करना है। 1000 पीवाई क्यूज की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इन ट्रिक्स का मदद से तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के जाओगे, अमृत इतने में ही निकल आएगा। आज का वीडियो किस बारे में है? एसएससी सीजीएल 2025 सेकंड टफेस्ट जो शिफ्ट रही थी 18 सितंबर मेरे बर्थडे के दिन वाली शिफ्ट 3 में एसएससी ने एक हंगामा किया था। काफी टफ पेपर था ये। तो इसका ऑब्वियसली हम एक सिमिलर पेपर सॉल्व करेंगे। अब ये सिमिलर का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं विंक वाली इमोजी लगा दूं, यही समझ लो, और जो समझदार है वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम जीके का सेट सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन ट्रिक्स का सिर्फ मैं यूज करूंगा, मैं नॉलेज का बहुत कम या ना के बराबर इस्तेमाल करूंगा। मैक्सिमम चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ एलिमिनेशन लगाकर कितना स्कोर किया जा सकता था, और याद रखिएगा वो स्कोर सिर्फ एक बोनस है, यानी एलिमिनेशन लगाकर हम जितना स्कोर ले रहे हैं वो सिर्फ एक बोनस है। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में, और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, इसे भी आप सभी ध्यान से पढ़ लेंगे। टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 30 जून तक ये बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें टेक्स्ट बुक का पास आपको एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल जाएगा। ये सिर्फ नए यूजर्स के लिए ये ऑफर है, तो आप समझ सकते हो कि नए यूजर आपको टेक्स्ट बुक का कैसे बनना है कैसे नहीं बनना। पिन कमेंट में इसका लिंक लगा हुआ है, वहां से जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हो। एसएससी, बैंक, रेलवे के सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक्सेस मिलेगा। चलो क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। पूछ क्या रहा है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बारे में पूछ रहा है कि इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में क्या योगदान निभाया है। ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप मेरे जैसा स्पेस पगलू नहीं हैं, आपको स्पेस वाली चीजें नहीं पता है उतनी। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर एलिमिनेशन का इस्तेमाल करूंगा। बोल क्या रहा है देखो, सर्व एज द लॉन्च साइट फॉर इसरो मिशंस और डिजाइंस एंड डेवलप्स लॉन्च व्हीकल्स। तीसरे में क्या बोल रहा है? ट्रेन्स इंडियन एस्ट्रोनॉट्स और ऑपरेट्स इसरो सैटेलाइट्स। यहां दोनों में हमने लॉन्च से रिलेटेड चीजों को देखा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही लॉन्च से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे लाई करने वाला है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं एक क्वेश्चन को यहां पर एक ऑप्शन को कैसे पिक करता हूं। तो मैं जो एक ऑप्शन को पिक करता हूं यहां पर फिर चीजें रैंडम ही चलेगी, क्योंकि अब आपके पास लॉजिक के नाम पर कुछ ज्यादा बच नहीं गया है। फिर भी ये चीज ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मुझे लग रही है, डिजाइंस एंड डेवलप्स लॉन्च व्हीकल, तो मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा। याद रखना ये 50-50 तुक्का है यहाँ पर, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। वैसे जानकारी तो मुझे थी, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि एक डमी स्टूडेंट जो होगा, जो सिर्फ एलिमिनेशन जानता है, वो कैसे चीज़ों को करेगा। नीचे आपको स्कोर टैली भी दिख रहा होगा। ओवरऑल एंड में आप देख सकते हो कि कितना हमने पॉजिटिव गेन किया या नेगेटिव गेन किया, सिर्फ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके, नॉलेज ना के बराबर लगाकर। सेकेंड क्वेश्चन देखो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इनिशिएटिव अंडर द अटल इनोवेशन मिशन AIM टू फॉस्टर इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है। अब देखो स्किल इंडिया सेंटर, स्किल इंडिया सेंटर क्या इनोवेशन से रिलेट करता है, स्टूडेंट से रिलेट करता है? जी हाँ, लूजली रिलेट तो करता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, अब स्टार्टअप क्या इनोवेशन से डायरेक्ट जाता है? नहीं जाता। स्टूडेंट से जाता है क्या? नहीं जाता। तो मुझे इसके चांसेस तो कम लग रहे हैं। अब देखो ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। क्या बोल रहा है? अटल टिंकरिंग लैब्स। अब लैब क्या इनोवेशन से रिलेट करती है? जी हाँ, लैब में ही इनोवेशन किया जाता है। स्टूडेंट से रिलेट नहीं करता है डायरेक्टली, लेकिन कैच ये है कि जो ऑप्शन में आपको कीवर्ड दिख रहा है वो क्वेश्चन के कीवर्ड से डायरेक्टली मैच कर रहा है। अगर आप यहां पर ध्यान दो, अटल आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है, अटल आपको आंसर में ही दिख रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जाऊंगा। सेकंड का आंसर मैं सी मार्क करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी अटल और ऑप्शन में भी अटल मुझे दिखा। मैं थर्ड क्वेश्चन के आगे बढ़ता हूं। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, हम इसे बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। देखो जितना लंबा सवाल होगा ना, उतने ज्यादा वो हमें हिंट्स एंड क्लूज देगा, तो लंबे सवालों को कभी भी पढ़ने से पीछे मत हटना। बोल क्या रहा है, 1947 के बाद द इंटीग्रेशन ऑफ द princely states into the Indian Union was shaped by political negotiations, public movements, and in some cases the use of force. Which factor played the most important role in weakening the attempts of certain princely rulers to remain independent or retain autonomy? यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को रफली आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये क्या बोल रहा है कि प्रिंसली स्टेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते या ऑटोनॉमी बनाने की कोशिश करते, वो बेसिकली इंडिया को नहीं ज्वाइन करते, इंडियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करते। इसके लिए कौन सी चीज ने हेल्प किया, यानी कौन सी चीज ने उनके
जो अटेम्प्ट थे इंडिपेंडेंट रहने का उसे वीक किया है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को समझा, अब हम एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मुद्दा बस यही है कि आपको अलर्ट रहना है एग्जाम में। बोल क्या रहा है, दी ओवरवेलमिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तानी स्टेट विच फोर्स द रूलर्स टू सीक इंडियाज प्रोटेक्शन। अब देखो ये वाली जो चीज है ये सिर्फ कश्मीर के लिए लागू होती है, सभी प्रिंसली स्टेट्स के लिए लागू नहीं होती। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, पाकिस्तानी स्टेट जो है वो हर जगह पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकती, ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज में जाती हैं। तो इतना मैंने कॉमन सेंस लगाया, क्योंकि मेरे सामने क्या है, मेरे सामने इंडिया का मैप है। मैं कुछ नहीं जानता तो मैं इंडिया का मैप जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि अगर ये इंडिया का मैप है, यहां पर पाकिस्तान है, अगर मान लो यहां पे कोई प्रिंसली स्टेट है तो पाकिस्तान भले ही बहुत पावरफुल हो इसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड लग रहा है। सेकंड को पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है, the firm and continued support of the British government for princely states wishing to stay independent। अब मे बी ये हो सकता है, मे बी ये नहीं हो सकता। मैं मानकर चलता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर इसमें हम मे बी इसमें एक गोला लगाते हैं कि चलो मे बी ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, दी स्ट्रॉन्ग पॉपुलर डिमांड विद इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स फॉर एक्सेशन टू इंडिया ऑफन रिफ्लेक्टेड थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट। अब देखो ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो थ्रू आउट इंडिया फैला हुआ था, और प्रिंसली स्टेट्स के भी अंदर हो सकता है देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां देखो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स की बात कर रहा है, और जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो पब्लिक मूवमेंट्स यहां पर हमें दिया हुआ है। अब मैंने क्या बोला, एग्जामिनर चाहता तो इतना लंबा नहीं लिख करके क्वेश्चन को बहुत छोटा बना सकता था, लेकिन इसने इतना लंबा क्वेश्चन क्यों बनाया है, क्योंकि ये आपके ऊपर हिंट्स को स्प्रिंकल कर रहा है। तो हमने यहां मूवमेंट्स देखा, हमने यहां मूवमेंट्स देखा। ऑप्शन नंबर डी जब आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, द इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट विच मेड ज्वाइनिंग द फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड इंडियन यूनियन लेस अट्रैक्टिव। अब जो क्वेश्चन में जो बात बोली जा रही है कि वो ऑटोनॉमी ना ही बनाए, इसके लिए क्या चीज हेल्प करी थी कि वो ऑटोनोमस नहीं रहे, और ये तो उसकी अपोजिट की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट रहना एक एडवांटेजियस बात थी, तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है ये तो उसके डायरेक्टली अगेंस्ट जा रहा है, तो ये तो पूरा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में ज्यादा चांसेस है, लेकिन सी के साथ मैं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स को डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेट कर लिया, तो मैं सी के साथ जा रहा हूं। पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ आपको नीचे दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल है, काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो है वो कौन से इनिशिएटिव के तहत लाई गई थी। चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, दी एफर्ट टू कोडिफाई पर्सनल लॉज। अब देखो भाई, कितना भी समझ लो, न्याय संहिता के बारे में इतनी बेसिक बात आपने जरूर सुनी होगी अभी से, अगर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का इस्तेमाल करोगे, कि ये जो है क्रिमिनल लॉज थे, ना कि पर्सनल लॉ से रिलेटेड थे। तो बीएनएस जो है वो क्रिमिनल लॉज के लिए लाया गया था, ना कि पर्सनल लॉज के लिए। चलो मैं मान लेता हूं कि ये भी आपको नहीं पता है कि क्रिमिनल लॉज है भारतीय न्याय संहिता। हालांकि अगर नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, कोई बैच वगैरह में इनरोल हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, दी एफर्ट टू मॉडर्नाइज एंड डी कोलोनियलाइज इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब देखो, मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता कि भारतीय न्याय संहिता जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी गवर्नमेंट बज वर्ड्स वाली। अब गवर्नमेंट का एक मेजर बज वर्ड्स है, पिछले जो इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी ने स्पीच दिया था उसमें उन्होंने डी कोलोनियलाइजेशन की बात की थी, डीकोलोनाइजेशन की बात करी थी उन्होंने। तो ये एक गवर्नमेंट बज वर्ड है। ऑप्शन बी का काफी हाई चांसेस है सही होने का, क्योंकि यहां पर आपने गवर्नमेंट बज वर्ड को पकड़ा। अगला क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टैक्सेशन पॉलिसी और ट्रेड एग्रीमेंट। अब मुझे इतना तो पता है कि भाई न्याय की बात हो रही है, तो न्याय से ट्रेड एग्रीमेंट और टैक्सेशन पॉलिसी कहीं से भी रिलेट नहीं करता, तो ये दोनों तो चले जाएंगे। ए और बी के चांसेस है, उसमें भी बी के ज्यादा चांसेस है, क्यों, क्योंकि इसमें मुझे गवर्नमेंट बज वर्ड मिला है, तो मैं बी के साथ जाऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का यहां पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दिग्बोई, मोरन, शिव सागर एंड नहरकटिया आर वेल नोन ऑयल फील्ड्स सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। यानी ये ऑयल फील्ड्स इंडिया के किस रीजन में हैं। अब यहां पर थोड़ा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आपको ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, लेकिन दिग्बोई जो है ये आप सबने सुना होगा, काफी कॉमन टर्म है, बहुत फेमस है। कहीं ना कहीं आपने इसके हिस्ट्री के बारे में या फिर ज्योग्राफी के बारे में कहीं भी इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ये जो है असम वाले एरिया में पड़ता है। तो जैसे हमने असम देखा, यानी ब्रह्मपुत्र जो वैली है वो देखा, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ जाएंगे। यही हमारा आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर मैंने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल किया, हो सकता है किसी ने दिग्बोई के बारे में नहीं सुना होगा। हालांकि नहीं सुना तो बहुत बुरी बात है, आपको कहीं से ढंग से प्रिपरेशन कम से कम बेसिक करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मे बी आप स्किप करोगे, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉमन सवाल है, इसलिए मैं इसे स्किप नहीं कर रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक व्हाट डज द टर्म
स्वरवालीज या स्वरवलीज जो भी बोल लो, ये क्या थे। ठीक, अब मैं मानता हूं ऐसे तो मुझे इसके नॉलेज के हिसाब से मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मान लेता हूं कि आपको नॉलेज नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, आप क्या एलिमिनेशन का ट्रिक लगाओगे वो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यह क्या बोल रहा है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राग है ये, अ मेलोडी कंपोज ड्यूरिंग द 7 नोट्स ऑफ द स्केल है ये, ऑर्नामेंटेशन एंड एम्बेलिशमेंट ऑफ अ राग है ये, रिदमिक साइकिल यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक है। अब ऑप्शन ए में भी हम राग देख रहे हैं, ऑप्शन सी में भी हम राग देख रहे हैं, तो मैं इन दोनों के बीच में कहीं पे जाने वाला हूं। इसका ऑप्शन मैं सी को पिक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू में इन कौन से लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, कंक्रीट नॉलेज है एक या दो के भी बारे में, तब में भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ एलिमिनेशन नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। पुराना किला जो है वो मेनली कौन से मटेरियल से, कौन से बिल्डिंग मटेरियल से बना है। अब मैं मान के चलता हूं कि इतना आपको नहीं पता पुराना किला कहाँ है, कैसा है। कम से कम पुराना का मतलब आपको पता है ना, ओल्ड। पुराना का मतलब ओल्ड है, और किला का मतलब क्या है, किला का मतलब है फोर्ट। फोर्ट क्या होता है, फोर्ट एक ऐसी चीज है जो एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। अब इतना बेसिक कॉमन सेंस तो आप सबके पास होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलो अब आगे हम चलते हैं। अब हाँ, हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होगे तो अब पुराना का मतलब ओल्ड ना निकाल पाओ, लेकिन अब फिर यार इतनी तो बेसिक पढ़ाई सबने करी होती है ना। तो अब देखो, पुराना किला, क्या ग्रेनाइट और लाइम प्लास्टर से हम किला बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। क्या हमें प्रोटेक्ट करेगा, करेगा। क्या पुराने टाइम में ग्रेनाइट अवेलेबल था। लाइम प्लास्टर यानी कि चूने से बने हुए प्लास्टर, क्या ये अवेलेबल होंगे, मे भी हो सकते हैं, मे भी। तो इसके चांसेस हैं कि ये सही हो सकता है। अगला क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट एंड रेड ब्रिक्स। चलो रेड ब्रिक्स हो भी सकते हैं। क्या कॉन्क्रीट पुराने टाइम में अवेलेबल होगा। कॉन्क्रीट कब बना है भाई, कॉन्क्रीट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में बना है। अगर आप इतना नहीं भी जानते, फिर भी आप इतना तो जानोगे कि कॉन्क्रीट एक मॉडर्न इन्वेंशन है, ना कि एक ओल्ड इन्वेंशन है। तो इसे मैं काटूंगा अपने कॉमन सेंस से। अगला क्या बोल रहा है, सैंडस्टोन एंड मार्बल। क्या सैंडस्टोन और मार्बल दोनों पुराने टाइम में अवेलेबल थे, अवेलेबल थे। क्या दोनों से हम अगर फोर्ट बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनेगा, चांसेस हैं, तो ये भी चांसेस हैं। ऑप्शन डी की तरफ देखोगे तो क्या बोल रहा है, वुड, लकड़ी और टेराकोटा। टेराकोटा बेसिकली क्या होता है, तो ये बर्न्ट सॉइल होती है। बेसिकली सॉइल को जब आप पका देते हो गर्मी से, तो ये टेराकोटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो मिट्टी के बर्तनों या मिट्टी से और लकड़ी से क्या हम फोर्ट बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्ट नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग किला हम नहीं बना पाएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से मुझे एक पिक करना है। अब मैं थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं। किला क्या है, किला इज एन उर्दू वर्ड, उर्दू पर्शियन ओरिजिन है किला के वर्ड का, क्योंकि हिंदी में हम इसे फोर्ट को किला नहीं कहते, हिंदी में हम दुर्ग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दुर्ग का। तो ये एक उर्दू पारसी फारसी इस टाइप का शब्द मुझे लग रहा है। तो क्या मैं इसे मुगल्स या दिल्ली सल्तनत से रिलेट कर पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं। क्या मुगल्स और दिल्ली सल्तनत में मैंने बहुत सारे बिल्डिंग्स के बारे में सुना है कि सैंडस्टोन और मार्बल से बना है, जैसे कि रेड फोर्ट जो है वो आपके रेड सैंडस्टोन से, मार्बल से बने हुए हमें ताजमहल याद आते हैं। तो क्या हम सी के साथ जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि चीजें जो है मुझे उर्दू के साइड जाते हुए, फारसी की साइड जाते हुए दिखी, तो मैं सी के साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक है, आप ए और सी में से 50-50 पे भी लोगे, तब भी 50% प्रोबेबिलिटी है कि सवाल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द सोलुंग फेस्टिवल ऑफ द आदि ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश, विच ट्रेडिशनल बेवरेज इज कॉमनली शेयर्ड एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग। ठीक, हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, एक आदि ट्राइब की बात हो रही है, एक सोलुंग फेस्टिवल की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश का बात किया जा रहा है, एक बेवरेज का बात किया जा रहा है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। अब मुझे एक बात बताओ, सोमा, इसके बारे में आपने अगर कुछ नहीं सुना, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वैदिक कल्चर आपने जीके जीनियस बैच में नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता सोम क्या होता था। ठीक है, इतना तो आप सबने सुना होगा कि सोम रस जैसी कोई चीज होती है, आपके घर में पूजा वगैरह होता होगा, तब भी आपने सुना होगा। तो ये एक वैदिक ट्रेडिशन से लाया हुआ चीज है, और वैदिक कल्चर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब के अंदर वैदिक कल्चर होगा, इसके काफी लो चांसेस हैं, तो इसे मैं एलिमिनेट करूंगा। अपोंग के बारे में मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना, मैं मान लेता हूं कि मैंने नहीं सुना। वैसे मैं एज ए टीचर मैंने सुना है, लेकिन मैं मानता हूं कि नॉर्मल स्टूडेंट ने ये नहीं सुना होगा। थुकपा की आप बात करो यार, एक तो एक नूडल वाली डिश है। ठीक है, हो सकता है आपने खाई भी होगी, नूडल, सूपी नूडल टाइप की डिश है। ठीक है, सूपी नूडल डिश है, तो इसके चांसेस कम है कि ये ट्रेडिशनल बेवरेज होगा, वो भी आदि एक ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश में यूज होगा। थुकपा आमतौर पे आपको जो सिक्किम से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर बोल लो आपके
कैफेज हैं वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, तो इसके चांसेस भी कम हो गए, मैं इसको हटाता हूँ। अब छांग और अपोंग इन दोनों के बीच में मैं चूज करना चाहता हूँ, मैं 50-50 का गेस लूंगा, मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा लास्ट में सही होता है गलत होता है, मैं उसके ऊपर अभी से मुझे नहीं पता, वो एडिटर नीचे लगा देगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है, आप आराम से इसको कर लोगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन लगाना भी नहीं है, फिर भी मैं लगाता हूँ। चलो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा है, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा है, दैट ईच हाउस वाज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हर घर किस चीज़ से कनेक्टेड था। ऑप्शन ए क्या बात कर रहा है, एन अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर रहा है। क्या ये ड्रेनेज से रिलेट करता है वाटर टैंक? मे बी एंड मे बी नॉट, तो इसमें हम एक मे बी का साइन लगा दें। अ सेंट्रल पिलर फॉर सपोर्ट, ये क्या ड्रेनेज सिस्टम से कोई रिलेशन है इसका? नहीं है, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। अ कवर्ड स्ट्रेच स्ट्रीट ड्रेन, ठीक है, अ कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन। अब जिसने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिक पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थी कि रोड्स जो है वो 90 डिग्रीज पे कट करती हैं और ड्रेन्स जो है वो कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन्स थी, वहां का ड्रेनेज सिस्टम काफी एडवांस था। तो ये तो नॉलेज से भी किया जा सकता, काफी कॉमन चीज है जो आईवीसी में सबने पढ़ा है। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक गोला लगाता हूं। रूफ टॉप रिजर्वॉयर, ये भी डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम से रिलेट नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी काटूंगा। ए और सी में से मुझे चुनना है, तो मैं सी के साथ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये काफी कॉमन नॉलेज है। इंडस वैली जब भी कोई स्टार्टिंग में पढ़ता है तो उसके अर्बनाइजेशन के बारे में यही दो फीचर सब लोग पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये आप नॉलेज से भी कर सकते थे, इसलिए मैं जबरदस्ती का खुद को नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिलवाना चाहता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, गोल्डन रेड के बारे में पूछ रहा है, गोल्डन रेड कार्ड सिस्टम, कबड्डी के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है, ईच टीम इज परमिटेड 2 गोल्डन रेड्स बिफोर द विनर इज डिसाइडेड। मे बी नॉट, यहाँ पर 2 वर्ड है, 2 की जगह 3 होगा 4 होगा, मुझे नहीं पता। ग्रीन कार्ड रिजल्ट्स इन 2 मिनट्स, अब ग्रीन कार्ड की बात हो रहा है लेकिन यहाँ गोल्डन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, गोल्डन और ग्रीन में रिलेशन नहीं, इसको तो मैं काट ही देता हूँ। इफ द स्कोर रिमेन्स टाइड आफ्टर 5 रेड्स ईच अ फ्रेश टॉस इज कंडक्टेड। अब यहाँ भी 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक मैं रेड फ्लैग लगाता हूँ, मे बी ये गलत हो सकता है। यहाँ पर 2 की बात थी तो यहाँ पे भी एक रेड फ्लैग लगेगा। अ रेड कार्ड ओनली सर्व्स एज अ वार्निंग एंड डज नॉट लीड टू मैच सस्पेंशन। अब इतना तो कॉमन सेंस सबके पास है कि भाई रेड कार्ड जब भी लगता है तो ये वार्निंग के लिए नहीं, वार्निंग के लिए येलो कार्ड का इस्तेमाल होता है। जिसने भी फुटबॉल हॉकी कुछ भी देखा होगा तो इतना तो सबको दिमाग है, तो डी भी हट गया। अब ए और सी में से मुझे एक चीज को चुनना है, मैं किसी चुनूंगा तो मुझे गोल्डन डायरेक्ट दिख रहा है, गोल्डन डायरेक्ट दिख रहा है, तो मैं ए के साथ चला जाता हूँ, लास्ट में देख लूंगा कि सही होता है कि गलत होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगले सवाल क्या पूछ रहा है कि बिसाइड्स रॉकी टेरेन व्हाट अनदर मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन चोला किंगडम। चोला किंगडम की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। ठीक है, लैक ऑफ सीड्स। देखो यार, एक किंगडम है, एक कोई ऐसा नहीं कि किसी घर की बात हो रही है, पूरे इंटायर किंगडम में। दूसरी बात यह है कि चोला किंगडम के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज जानते हैं कि ये एक साउथ इंडिया का किंगडम था, काफी एडवांस था, काफी फैला हुआ था, इसकी मैरीटाइम ट्रेड वगैरह भी होती थी। तो क्या इसको सीड्स की प्रॉब्लम होगी क्या? बहुत कम चांसेस हैं, तो इसके मैं चांसेस लो करता हूँ। शॉर्टेज ऑफ लेबर, अब भाई किंगडम है, किंगडम में लोग रहते हैं, तो लोगों में लेबर का शॉर्टेज बहुत अनलाइकली बात है, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। इंडिया में ये तो कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, काफी हाई चांसेस है आज की डेट में भी इरिगेशन के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत बुरी तरीके से इंडिया को हर्ट करती है इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के रीजन में। दूसरी बात, चोला किंगडम साउथ इंडिया में है, यहाँ पर बहुत जो रिवर्स हैं ये साल भर नहीं बहती, बहुत सारी रिवर जो हैं वो रेन फेड रिवर्स होती हैं, तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। पेस्ट इन्फेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा लाइकली ऑप्शन नहीं है, तो मैं अगर जाना चाहूँगा तो मैं सी के साथ जाऊँगा, मुझे ज़्यादा लाइकली ये लग रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि ओफो, एक मिनट, पेन को क्या हो जाता है अचानक से। चलो अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीसेंट नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप्स, इसको कंसीडर करना और इसमें से हमें क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, चलो। तमिलनाडु वॉन द 74th सीनियर मेंस नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ये वो फलाना, पंजाब ने इसने सेकंड रनर अप थर्ड रनर अप किया। भाई ये जो है बहुत ही ज़्यादा फैक्ट हैवी सवाल है। दूसरी बात है, करंट अफेयर में क्या है ना कि फैक्ट के साथ बहुत ज़्यादा ये लोग खेलते हैं, तो मैं इसको सेफली स्किप ही करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में, दोनों ऑप्शंस में मैं बहुत सारे फैक्ट्स को देख रहा हूँ। अगर मैं बहुत सारे फैक्ट्स को देख रहा हूँ, दूसरी बात हमने क्या समझी थी कि फैक्ट देख करके क्या हम गलत कर दें, दोनों को कर सकते थे, लेकिन नन ऑफ दी अबव के चांसेस थोड़े कम होते, तो मुझे इसमें डेंजर स्मेल आ रही है, मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत फैक्चुअल सवाल है। कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को
किससे कनेक्ट करता है, कौन से कंट्री से कनेक्ट करता है। इसमें भी आपको फैक्चुअल नॉलेज की नीड है, इसमें एलिमिनेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑथर ऑफ द अक्लेम्ड नोवेल द नेमसेक। यहाँ पर भी स्किप ही करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज का यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। तो इससे आपको ये समझना है कि कौन से क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। मैं नॉलेज का मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसके आंसर्स मुझे नहीं पता थे, लेकिन मैं यहाँ पर एक रोल प्ले कर रहा हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन करता है, ना कि एक टीचर का जो बहुत साल से टीचिंग कर रहा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन को क्या डिस्क्राइब करता है। पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन यानी कि पॉपुलेशन जो है, इतना मैं कॉमन सेंस लगाता हूँ कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो गई है, इस तरह का कोई ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। अब इससे रिलेट क्या करता है देखते हैं। इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट एक्सीड्स द डेथ रेट। अगर बर्थ रेट यानी ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा। कॉमन सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमें एक राइजिंग ग्राफ दिखा देगा, हमें स्टेबल ग्राफ जो है दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे एलिमिनेट करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। बी को जब हम पढ़ेंगे तो इट इज अचीव्ड व्हेन द फर्टिलिटी रेट फॉल्स टू जीरो। फर्टिलिटी रेट अगर जीरो हो जाती है, कहने का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे लेकिन लोग मर तो रहे होंगे, तो हमें एक डिक्लाइनिंग ग्राफ दिखाई देगा, यहां पर भी स्टेबिलिटी का ग्राफ दिखाई नहीं देगा, तो इसे भी हम एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन सी क्या कहता है, इट अकर्स व्हेन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर नियरली इक्वल। जब इक्वल लोग पैदा हो रहे हैं और इक्वल लोग मर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेबल टाइप का ग्राफ दिखाई देगा। पॉपुलेशन जो है ना बढ़ेगी ना घटेगी, रफली सेम रहेगी। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, मैं इसके साथ जा सकता हूं, लेकिन एक बार सेफ्टी के लिए मैं ऑप्शन डी को पढ़ लेता हूं। क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द पॉपुलेशन डबलिंग एवरी डेकेड। हर डेकेड जब पॉपुलेशन जो है वो आपकी डबल हो जाएगी, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक स्टेबल ग्राफ नहीं है, ये टेम्पररी स्टेबल ग्राफ है, तो इसको भी हम हटाएंगे और ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल था ये। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लंबा चौड़ा सवाल है। अगेन लंबा सवाल देख करके आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपके अंदर खुशी आनी चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, बोल क्या रहा है, श्री अजीत डोभाल सर के बारे में क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको नेशनल सिक्योरिटी से बहुत लगाव है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू अजीत डोभाल्स टेन्योर एज इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट्स हिज पोजीशन एज ऑफ जुलाई 2025। पिछले साल का करंट अफेयर्स टाइप का सवाल है ये। जो लोग न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो करते हैं मे बी इसको इजीली कर देंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एलिमिनेशन लगाऊंगा, नॉलेज मिनिमम यूज करूंगा। बोल क्या रहा है, हिज प्रेजेंट टेन्योर एज एनएसए विच बिगेन इन जून 2025 इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्म आफ्टर सर्विंग एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एंड नेशनल सिक्योरिटी फॉर 10 years। क्या इनका पहला टर्म जून 2025 में ही शुरू हुआ है? क्या इससे पहले हमने इनके बारे में नहीं सुना था? बिल्कुल सुना था, इस बहुत पहले पुराने टाइम से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह रहे हैं, तो इसके चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि चलो आपको ये चीज नहीं पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं अजीत डोभाल सर बहुत सालों से। ठीक है, मे भी मैं मानता हूं कि आपको ये नहीं पता, फिर भी एक डाउनवर्ड एरो में लगाकर आगे बढ़ता हूं। क्या बोल रहा है, ही होल्ड्स एन एक्स ऑफिशियो रैंक इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द एनएसए is normally appointed for a fixed 5-year term regardless of the government's tenure। यानी इनका टर्म फिक्स होता है, गवर्नमेंट का टेन्योर चाहे जो भी हो, और इनकी जो रैंक है कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट मानी जाती है। ठीक है, मुझे नहीं पता यार, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं ऐसा मान लेता हूं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, he was reappointed for a fresh term in June 2024 and his current tenure is co-terminus with that of the prime minister while he enjoys the rank of a cabinet minister। यानी यहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहा था या कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा था। दूसरी बात, अगर आप ध्यान पूर्वक ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों अपोजिट बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन बी आपसे क्या कहता है कि इनका जो टर्म है ये फिक्स होता है 5 साल के लिए, गवर्नमेंट का टेन्योर चाहे जो भी रहे, यानी मोदी सरकार, अगर मान के चलो कि अगले 6 महीने में मोदी सरकार किसी तरीके से गिर जाती है, कोई इस तरह का ब्लैक स्वान इवेंट होता है, वो खत्म हो जाते हैं, फिर भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का टेन्योर है वो चलता रहेगा, 5 साल को उनको फिक्स टेन्योर मिलेगा, गवर्नमेंट के रोल से उनका कोई मतलब नहीं है। और सी स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है कि इनका जो टेन्योर है वो को टर्मिनस होगा। क्या वर्ड यूज किया इसने, को टर्मिनस विद दैट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। को टर्मिनस, इस क्वेश्चन को जब आप हिंदी में करके पढ़ोगे तो इसका बेसिक मतलब यह है कि जो ही आपके प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर एंड होगा, इनका टेन्योर भी एंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो बी और सी क्या है,
सिमिलर बट अपोजिंग स्टेटमेंट बोल रहा है। अब ट्रिक क्या कहती है कि आंसर जो है वो इन्हीं दोनों के बीच लाई करने वाला है। फिर भी सेफ्टी के लिए हम डी को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? एज एनएसए हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेयर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मे बी वेयर ही हैज वोटिंग पावर्स मे बी ऑन ऑल मेजर सिक्योरिटी पॉलिसीज। अच्छा, अब ऑल मेजर की हमने बात की तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट, एनएसए का रोल डिफेंस प्रोक्योरमेंट में नहीं होता। दूसरी बात, ऑल मेजर की बात कर रहा है तो ये एक एक्सट्रीम कीवर्ड यूज कर रहा है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ए के चांसेस कम थे। बी और सी क्या है? सिमिलर बट अपोजिंग स्टेटमेंट्स की हमारे सामने चर्चा कर रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या हम बी को चुने या सी को चुने। अच्छा देखो, अब इसको चुनने के लिए हम एक यहां पर उठाएंगे, ये देखो जून 2024, जून 2025, जून की तरफ आपको हिंट किया जा रहा है। दूसरी बात, ऑप्शन ए के चांसेस तो पहले ही कम हो गए थे। अब हमें बी और सी में से चुनना है। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बारे में अगर कुछ चीजें आपको पहले की याद आ रही हैं कि ये जो है गवर्नमेंट के साथ इनका काफी अच्छा ट्यूनिंग है, और जब मोदी सरकार हटी थी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट हटी थी, खैर छोड़ो उतनी पुरानी बात आपको शायद नहीं याद होगी और उतना बता के मैं आपको बोर नहीं करूंगा। आप बी और सी में से कोई एक चुन सकते हो। मैं सी के साथ जाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा मुझे सेंस बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी जून, यहाँ पर भी जून। हालांकि आप बोलोगे कि सर 25 और 24 है, बट फिर भी हमें कुछ तो चीज पिक करना है। बी और सी में 50-50 के चांसेस है। मैं सी को चुनकर आगे बढ़ता हूं। ठीक, चलो 18वां सवाल हम देखते क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एथलीट्स एंड देयर इवेंट्स एट 2025 नेशनल गेम्स इज करेक्टली मैच्ड। नॉलेज का क्वेश्चन है, हर जगह फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा स्किप। यहाँ पर बहुत ज्यादा एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या बोल रहा है? अंडर आर्टिकल 258A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट पावर इज कन्फर्ड अपॉन द स्टेट्स, यानी स्टेट्स को इसमें से क्या पावर दी गई है। चलो पढ़ते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये सब आपने नहीं पढ़ाई की है। आर्टिकल 258A या आपने पढ़ा नहीं या आपको याद नहीं है। चलो हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन लगाएंगे सिर्फ। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? स्टेट्स रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल टू इंटरेस्ट एनी फंक्शन टू द यूनियन। पता नहीं, मे बी नॉट, इसके लिए हम गोला लगाते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? दी गवर्नर मे असाइन यूनियन फंक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर विथ द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। मे बी नॉट, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर क्लू नहीं मिला। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी के बारे में देखो, द स्टेट लेजिस्लेचर मे इंटरेस्ट यूनियन रिलेटेड फंक्शंस टू द स्टेट ऑफिसर्स विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट। ऑप्शन डी पढ़ेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट फंक्शंस रिलेटिंग टू यूनियन टू इट्स ऑफिसर्स। अब ध्यान से जब आप पढ़ोगे ना, दिमाग को ठंडा रख के पढ़ोगे एग्जाम में, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सेम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग एक जैसी बात ही कर रहे हैं सी और डी। तो अब हमारा फोकस जो है इनसे हट के इन दोनों के बीच जाएगा कि इसके ऊपर हम देखते हैं कि सी और डी में से आंसर आपका क्या हो सकता है। अब देखो, अब मैं इसके बीच में से कैसे पिक कर रहा हूं, इसको बहुत ठंडे दिमाग से समझना ताकि एग्जाम में आपका दिमाग अच्छे से काम करे। बोल क्या रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, बात किसकी हो रही है? स्टेट लेजिस्लेचर में इंटरेस्ट यूनियन रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, रुक जाओ एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, फ्रेशली हम देखेंगे कि सी और डी में से हमको क्या पिक करना है। हम सी और डी को पिक करेंगे, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में इंटरेस्ट यूनियन रिलेटेड फंक्शंस टू स्टेट ऑफिसर्स अपॉन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के यूनियन के फंक्शन स्टेट ऑफिसर्स को देगी। और यहां क्या है? स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो विद द कंसेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट फंक्शंस रिलेटिंग टू द यूनियन टू इट्स ऑफिसर्स, यानी कि यहां पे स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो सेंट्रल के गवर्नमेंट से बात कर रही है। अब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों सेम चीज नहीं है। गवर्नमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और लेजिस्लेचर जो है वो क्या है? ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर वाले का पार्ट है। ये अगर आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है? बराबरी वालों में बात हो रही है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो यूनियन की गवर्नमेंट से कुछ कंसेंट मांग रही है या फिर उनसे बातचीत कर रही है, तो बराबरी वालों में बात हो रहा है ऑप्शन डी के अंदर। जबकि यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात जो है वो किससे हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। तो लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट बराबरी की चीज नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है? यूनियन की पार्लियामेंट है दोस्तों। ठीक है, तो यहां बराबरी के लोगों में बातचीत नहीं हो रही, तो मैं इसको काट करके डी के साथ जाऊंगा। जबकि सी और डी लगभग सेम बात कर रहे थे, मैं फिर भी डी के साथ जाता हूं। ठीक, नीचे देख लेना सही हुआ या गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 आपके सामने है। क्या बोल रहा है?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसे भी स्किप करना होगा अनटिल एंड अनलेस कि आपने मेरे जैसा फिजिक्स बहुत डीप में पढ़ा, आप मेरे जैसे इंजीनियर हो या फिर आपने जेई की तैयारी की थी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको सीधा समझ में आएगा कि वन जो है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही बड़ा एक सिद्धांत है, तो ये अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर गलत बात करी जा रही है तो इसे आप काट करके आंसर तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये एलिमिनेशन का यहाँ पे स्कोप नहीं है, यहाँ नॉलेज का स्कोप है, इसलिए मैं इसे स्किप करूंगा। एक नॉर्मल बच्चा इतना नहीं पढ़कर आता है। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। घूमर वाज ओरिजिनली परफॉर्म्ड इन डिवोशन टू। अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज हेवी है, इसे भी मैं स्किप करूंगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये शिफ्ट जो है वो काफी टफ थी और यहाँ पर नॉलेज का अच्छा खासा रोल था। हालांकि ये बहुत कॉमन सवाल है, अगर किसी ने बेसिक भी घूमर के बारे में पढ़ा तो उसको पता है ये बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि आपको ईजी क्वेश्चन भी नहीं आता होगा, मैं जस्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से जो मुझे मार्क्स मिलेंगे उसी को मैं काउंट करना चाहता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which of the following was introduced as a new feature in the 2023 edition of the Logistics Performance Index की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता क्या इंट्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ। क्या मुझे लॉजिस्टिक्स के बारे में बेसिक चीज पता है? हाँ, मुझे पता है कि अगर पॉइंट ए पर फैक्ट्री में एक सामान बनता है, उसे मुझे पॉइंट बी जो कि एक पोर्ट है वहां पर भेज करके एक्सपोर्ट करना है, और पॉइंट सी जो मेरा फाइनल कंज्यूमर है वहां तक पहुंचने की ये जो जर्नी है, जर्नी यहाँ पर मान लो जर्नी ए बी और जर्नी बी सी, ये जो है ये जर्नी बहुत स्मूथ, बहुत फास्ट, बहुत एफिशिएंट तरीके से हो जाए तो लॉजिस्टिक्स अच्छा माना जाएगा। अगर ना हो पाए तो लॉजिस्टिक्स बुरा माना जाएगा। क्या मुझे ये डम्ब डाउन वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक्स के बारे में बेसिक जानकारी है? अगर मैंने किसी भी अच्छे बैच से पढ़ाई की है तो इतना मुझे बेसिक जरूर पता होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इट इवेल्युएट्स ओनली लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्यों भाई, हो सकता है बी से सी में मुझे सी का इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है मुझे वाटर का, हो सकता है मुझे एयर का इस्तेमाल करने, तो ओनली इज एक्सट्रीम कीवर्ड। जब मैंने इसके ओवरऑल स्टेटमेंट को पढ़ा तो ये सेंस नहीं बना रहा है, इसे मैं एलिमिनेट करूंगा। अगला क्या बोल रहा है, इट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर टूरिज्म पोटेंशियल। अरे भाई, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म का क्या लेना देना, इसे भी एलिमिनेट करो। लॉजिस्टिक्स जो है वो ट्रैवल से बात करता है, टूरिज्म से बात नहीं करता, या फिर ट्रांसपोर्ट से बात करता है, ज्यादा एक्यूरेटली हम बात करें तो बी भी हट जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, इट ऑन इनकॉर्पोरेट्स इंडिकेटर्स दैट मेजर ट्रेड स्पीड यूजिंग बिग डेटा। क्या मैंने आपको एक डम डाउन वर्जन जो लॉजिस्टिक्स समझाया, जो आपको पहले से भी पता होगा, क्या उससे ये सेंस बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं एक हाई एरो बना देता हूं यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या कहता है, इट एक्सक्लूड्स लोअर इनकम इकोनॉमीज फ्रॉम द असेसमेंट। क्यों भाई, लोअर इनकम इकोनॉमीज में ऐसा क्या कर दिया कि उसके लॉजिस्टिक्स को हम मेजर ही नहीं करेंगे? उसने क्या गलती करी? ये बिल्कुल गलत बात है, एक्सक्लूड करना बेकार है, तो इसको भी हटा देंगे। डायरेक्ट आप ऑप्शन सी पर पहुंच गए। भले आपने ये करंट अफेयर का भद्दा सा टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप आंसर पे पहुंच रहे जस्ट बिकॉज आपने लॉजिस्टिक्स को समझ रखा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ किताब उठाकर, लूसेंट उठाकर रट्टा मारने से आज की डेट में आप एसएससी जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपके नंबर अच्छे नहीं बनेंगे, आप अच्छी रैंक पे नहीं पहुंचोगे। मेन चीज ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक ऐसे बैच में इनरोल करो कि जो आपको अगर लिमिटेड टॉपिक्स भी पढ़ा रहा है तो इतनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा रहा है कि आप बहुत सारे सवालों को कर सकते हो जस्ट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो 24वें सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है, कार्बन लाइन के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको कार्बन लाइन पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं पता। कॉमनली रिगार्डेड एज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस लाइज एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट अल्टीट्यूड अबव सी लेवल। यानी ये अर्थ का सी लेवल है, इसके कितने ऊपर तक कार्बन लाइन है, जो कि यहां पर मान लो आपका इन्वायरमेंट खत्म हो जाता है और यहां पर स्पेस शुरू हो जाता है। यानी ये स्पेस है, ये आपका इन्वायरमेंट है, या फिर आप बोल लो क्या बोल सकते हो, एटमॉस्फेयर है। ज्यादा कॉमन वर्ड, ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है कि ये एटमॉस्फेयर है, ये स्पेस है। इसके बीच की ये जो बाउंड्री है, ये अर्थ सरफेस से सी सरफेस से कितनी ऊंचाई पर होगी, बस यही आपसे पूछ रहा है। अब यहां मूर्खों की तरह वो वाला ट्रिक सबसे पहले मत लगाना। मैंने आपको सबको बताया कि वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आपका, कि सबसे बड़ा हटा दो, सबसे छोटा हटा दो, बीच के दो में से एक चुन लो। वो लास्ट रिजॉर्ट है, जब कुछ नहीं लग रहा, जब एकदम लेने के देने पड़ गए हैं, तब उसको लगाना। अदरवाइज पहले सोचने का प्रयास करो। बोल क्या रहा है, 100,000, 10,000, 1,00,000 किलोमीटर तक की बात कर रहा है। अब आपको मैं मानता हूं कुछ भी नहीं पता, ये सब कुछ क्रेमन लाइन क्या होता है, कार्बन लाइन क्या होता है, नहीं पता आपको। ठीक है, एक बेसिक चीज बचपन से आप सबने पढ़ी है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8,850 मीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि इतनी ऊंचाई पर जाते जाते
जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थिन हो जाता है, ठीक है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। 8850 मीटर्स को रफली मैं बोलूं तो ये कितनी की बात हो रही है, 9 किलोमीटर्स, यानी सी सरफेस से जस्ट 9 किलोमीटर तक जाते जाते ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा थिन हो चुका है। इतनी कम ऊंचाई पर भी एटमॉस्फेयर थिन हो चुका है। तो अगर एटमॉस्फेयर टोटल 1 लाख किलोमीटर ऊंचा होगा तो कैसे पॉसिबल है यार, 9 किलोमीटर पर ही तो इसकी हालत खराब होती चली जा रही है, एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिन होता जा रहा है। तो इतना ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर होगा, ये काफी यूजलेस टाइप की बात लगती है। तो मैं 100 किलोमीटर्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये जो बेसिक फैक्ट मुझे पता है इसके साथ मैं इसको रिलेट करके मैं इसके साथ जाऊंगा। मैं वो वाले ट्रिक नहीं लगाऊंगा मूर्खों की तरह कि बड़ा हटा दो छोटा हटा दो, वो बिल्कुल लास्ट में लगाना, या उसको मैं तो कहता हूं लगाओ ही मत जब तक कि लेने के देने ना पड़ रहे हो, ठीक है। तो मैं इसके साथ जाऊंगा। आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300 परमिट्स लीगल प्रोसीडिंग्स टू बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि मैंने नहीं पढ़ा आर्टिकल 300, मुझे नहीं पता। अंडर आर्टिकल 300 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल एंटिटी। अगेन मैं यहां पर नहीं पढ़कर आया हूं तो मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, मैं इसको भी स्किप करूंगा, ठीक है। मैंने इसको स्किप किया। फाइनल जो मेरी टैली बनी, जो स्कोर बना, वो स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कितने नंबर बने। सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके जो नॉलेज है उसका हमने 0 या नियर टू 0 इस्तेमाल किया है, लेकिन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर 1 पे हमेशा नॉलेज आती है। तो अगर आप नॉलेज को बिल्ड करना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना चाहते हो, जीके जीनियस बैच में एनरोल कर सकते हो। एसएससी जीके की कवरेज है 120 आवर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ्स, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हाई आरओआई जो टॉपिक्स हैं, यानी कम टॉपिक्स को पढ़ के जब ज्यादा नंबर लाने की पॉसिबिलिटी है, वैसे टॉपिक्स को कवर करवाया गया है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप आप कर सकते हो इस नंबर पे अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए। और एक कूपन कोड है, कूपन कोड ऑफिसर, ये लगा लेना तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। जीके जीनियस बैच जो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप पे अवेलेबल है, वहीं पर आपको इसके डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप का भी लिंक पिन कमेंट्स में लगा हुआ होगा। बाकी टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करना मत भूलना।